नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा की। सुनने में थोड़ी पुरानी लग सकती है, पर आज भी कंप्यूटिंग की दुनिया में ये एक बुनियाद जैसी है। बिल्कुल। इसे 70 के दशक की शुरुआत में बेल लैब्स में डेनिस रिची ने बनाया था, खासतौर पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका आधार रॉयल रिसर्च की किताब है, सी प्रोग्रामिंग भाषा, मूल से उन्नत अवधारणाएं। हाँ, ये किताब सी की बारीकियों को समझने में काफी अच्छी गाइड है। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के सहारे सी की बेसिक चीजों से लेकर थोड़ी एडवांस बातों तक जाएं। एक तरह से पूरी तस्वीर साफ हो सके। और इसकी अहमियत तो है ही। आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स या फिर वो छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स जो हमारी कारों या फोन में होते हैं, गेम डेवलपमेंट में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में। हर जगह। हाँ, लगभग हर जगह जहाँ स्पीड और कंट्रोल जरूरी है, वहाँ सी का रोल दिखता है। इसे सीखने का एक बड़ा फायदा ये है कि आपको समझ आता है कंप्यूटर असल में अंदर से काम कैसे करता है। अच्छा, तो अगर किसी को शुरू करना हो, सी कोड चलाना हो, तो क्या चाहिए होता है? कुछ टूल्स वगैरह? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एक कंपाइलर चाहिए, जैसे जीसीसी एक बहुत कॉमन है। ये आपके लिखे कोड को मशीन के समझने लायक भाषा में बदलता है। ओके, कंपाइलर। और आजकल लोग आईडीएस इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, जैसे कोड ब्लॉक्स या वीएस कोड। ये कोड लिखने, कंपाइल करने, गलतियां ढूंढने, इन सब में मदद करते हैं। और ये मिल जाते हैं आसानी से विंडोज, मैक, लिनक्स पर? हाँ हाँ, बिल्कुल। विंडोज के लिए मिंगजू के साथ जीसीसी आता है, मैक ओएस पर एक्सकोड के साथ क्लैंग होता है, और लिनक्स पर तो जीसीसी आमतौर पर पहले से ही होता है। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, मतलब लिखने का तरीका, काफी स्ट्रक्चर्ड है। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम चलना वहीं से शुरू होता है। अच्छा, मेन फंक्शन, और हर कमांड या इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। हाँ और कोड के ब्लॉक्स वो कर्ली ब्रेसेस जी। ब्रेस के अंदर लिखे जाते हैं। हाँ, ये ब्रेसेस तो दिखें। और डेटा रखने के लिए वेरिएबल्स? बिल्कुल। अलग अलग तरह का डेटा रखने के लिए अलग टाइप्स हैं, जैसे नंबर्स के लिए इंट, डेसिमल वाले नंबर्स के लिए फ्लोट, और अक्षर या कैरेक्टर के लिए चार। और इनको इस्तेमाल करने से पहले बताना पड़ता है? हाँ, डिक्लेयर करना पड़ता है कि वेरिएबल का नाम क्या है और वो किस टाइप का डेटा रखेगा। फिर इनपुट आउटपुट के लिए बने बनाए फंक्शंस हैं। हाँ। जैसे स्क्रीन पर कुछ दिखाना हो तो प्रिंट एफ, और यूजर से कुछ लेना हो तो? उसके लिए स्कैन एफ। ये फंक्शंस काफी काम आते हैं। समझ गया। और प्रोग्राम में फैसले लेने के लिए, जैसे अगर ऐसा हो तो ये करो वरना वो करो? उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। हाँ। और अगर कोई काम बार बार करना हो तो लूप्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। और बहुत सारा एक जैसा डेटा रखना हो, जैसे कई सारे नंबर्स, उसके लिए एरेज हैं। और टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग्स, वो सी में असल में कैरेक्टर्स का एक एरे ही होती हैं, जिसके आखिर में एक खास नल कैरेक्टर होता है। अच्छा, नल टर्मिनेटेड। हाँ, कोड को साफ सुथरा और मैनेजेबल रखने के लिए फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप कोड को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। और वो पॉइंटर्स, उनका नाम बहुत सुना है इसी के साथ। हाँ, पॉइंटर्स और एम्प सिंबल से जुड़े हैं। ये सी की एक बहुत पावरफुल चीज है, पर हाँ, शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। क्या करते हैं ये असल में? ये सीधे मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखते हैं, मतलब किसी वेरिएबल का पता इनके पास होता है। इससे आप मेमोरी को सीधे एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओह, डायरेक्ट एक्सेस। हाँ, एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी देखें तो उसमें भी आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन, प्रिंटएफ, सेमीकोलन सब दिख जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। पर सी की असली ताकत कहाँ दिखती है, मतलब जब चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं? जैसे मान लीजिए आपको अलग अलग तरह का डेटा एक साथ रखना है। किसी स्टूडेंट का नाम, टेक्स्ट, रोल नंबर, नंबर और ग्रेड कैरेक्टर। हाँ, ये तो जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए सी में स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्ट। ये आपको अपना खुद का डेटा टाइप बनाने की सुविधा देते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स एक साथ ग्रुप हो सकें। अच्छा, ये तो काफी हैंडी है। और मेमोरी वाली बात, सुना है सी में मेमोरी खुद मैनेज करनी पड़ती है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। सी में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता, जैसा कुछ नई भाषाओं में है। आपको मैलॉक फंक्शन से मेमोरी लेनी पड़ती है। मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन? बिल्कुल। और जब काम हो जाए तो फ्री फंक्शन से इसे वापस देना पड़ता है। इसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और अगर फ्री करना भूल गए तो मेमोरी लीक हो जाती है, मतलब प्रोग्राम बेवजह मेमोरी इस्तेमाल करता रहता है। इसलिए इसमें सावधानी बहुत जरूरी है।
पर ये कंट्रोल देना ही सी की ताकत भी है। समझ गया। ताकत के साथ जिम्मेदारी। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। हार्डवेयर के करीब काम करने की बात जो आपने कही थी। हाँ बिल्कुल, सी आपको बहुत लो लेवल पर जाने देती है। आप मेमोरी को समझ सकते हैं, जैसे स्टैक और हीप में क्या फर्क है, कहाँ क्या स्टोर होता है। स्टैक और हीप और बिटवाइज ऑपरेशंस है, एंड और ये आपको डेटा के अंदर एक एक बिट्स पर काम करने देते हैं। ये एम्बेडेड सिस्टम्स या ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आता है। बिट लेवल पर ऑपरेशन। और आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, एक साथ कई काम। क्या सी वो भी कर सकती है, थ्रेडिंग वगैरह? हाँ, कर सकती है। पी थ्रेड्स जैसी लाइब्रेरीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सी प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आपका प्रोग्राम एक साथ कई काम पैरेलल में कर सकता है। इससे परफॉर्मेंस बढ़ती होगी। हाँ, खासकर आजकल के मल्टीकोर प्रोसेसर्स पर प्रोग्राम ज्यादा रिस्पॉन्सिव बन सकता है। लेकिन हाँ, मल्टी थ्रेडिंग को सही से मैनेज करना भी एक चुनौती है। उसमें भी गलतियों की गुंजाइश रहती है। अच्छा, किताब में कुछ आम सवालों का भी जिक्र था शायद, जैसे सी और C++ में क्या फर्क है, ये बहुत पूछा जाता है। हाँ, ये कॉमन सवाल है। देखिए, C++ जो है वो सी के ऊपर ही बनी है। सी मुख्य रूप से प्रोसीजरल भाषा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पर फोकस। C++ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP के कॉन्सेप्ट्स जोड़ देती है, जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस। कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक अलग तरीका है वो। मतलब C++ में सी वाला कोड चल जाता है? ज्यादातर हाँ, चल जाता है, पर C++ में और भी बहुत कुछ है। और एक अहम सवाल, आज इतनी नई फैंसी भाषाएं हैं, तो कोई सी क्यों सीखे, क्या फायदा है? देखिए, पहली बात तो ये कि सी आपको हार्डवेयर पर जबरदस्त कंट्रोल और एफिशिएंसी देती है, जो कई बार जरूरी होता है। दूसरी बात, आज भी बहुत सारे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, दूसरी लैंग्वेजेस के कंपाइलर, इंटरप्रेटर सी या C++ में लिखे हैं। यानी ये अब भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की भाषा है एक तरह से। बिल्कुल। और इसे सीखने से कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। आपको पता चलता है कि पर्दे के पीछे चीजें कैसे काम करती हैं। और अगर कोड में कोई गड़बड़ हो जाए तो डीबगिंग के लिए GDB जैसे बढ़िया टूल्स हैं। GDB, हाँ, डीबगर। हाँ, वो कोड लाइन बाय लाइन चलाने और वेरिएबल्स की वैल्यू देखने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सी भाषा जो 70 के दशक में बनी थी, आज भी कितनी महत्वपूर्ण है। एकदम बेसिक सिंटैक्स से लेकर मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर्स, यहाँ तक कि मल्टी थ्रेडिंग जैसी जटिल चीजों तक, ये प्रोग्रामर्स को बहुत पावर और कंट्रोल देती है। हाँ, ये एक मजबूत नींव है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है कि जब कोई सी सीखता है और ये समझता है कि मेमोरी और हार्डवेयर से सीधे कैसे डील किया जाता है, तो ये अनुभव उन नई हाई लेवल भाषाओं को देखने का नजरिया कैसे बदलता होगा। वो भाषाएं जो ये सारी जटिलता हमसे छुपा लेती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद उन एब्स्ट्रैक्शंस की कदर बढ़ जाती है या फिर उनकी सीमाएं ज्यादा साफ नजर आती हैं। बिल्कुल, शायद प्रोग्रामिंग की एक गहरी समझ वहीं से शुरू होती है।